चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास रखे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज़ आ रही है? क्लियर है? गुड मॉर्निंग सभी। चलिए चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और 2020 में भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है। एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है, यहाँ पर आपको वन का जवाब देना है। वन का जवाब यहाँ पर आने लगे हैं और वन के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। कह रहा आपसे दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है कि सीपीयू का वह भाग जिसमें से सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अर्थात पूरे प्रोग्राम में जो विद्युत संकेत का प्रयोग करता है उसे किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, जो आपका रजिस्टर होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर रजिस्टर। याद देखिए, सीपीयू रजिस्टर सबसे छोटा होता है। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर सबसे छोटा डेटा होल्डिंग एक को होता है, एक कह सकते हैं एलिमेंट होता है। ठीक है, जो प्रोसेसर में ही निर्मित होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे एएलयू का विस्तृत रूप क्या बनेगा? तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है ना। एएलयू का होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा फास्ट ही रहना है। ठीक है, कह रहा है सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो डाटा को सूचना में बदलना। ठीक है, डाटा को सूचना में बदलना। ऑप्शन का बी हो जाएगा, डाटा को सूचना में बदलना। क्लियर है ना? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है, यहाँ पर बताना है। 5 नंबर, 5 का जवाब क्या बनेगा? 5 का जवाब कौन सा बनेगा? 5 का ऑप्शन राइट का यहाँ पर हो जाएगा, जो आपको होता है बॉयस, अर्थात BIOS। ठीक है, BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये होता है सॉफ्टवेयर जिसे मदरबोर्ड पर बने जो स्थायी रोम होती है ना, चिप, वहां पर रखा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करते हैं? BIOS मतलब अभी मैंने बताया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो ये जो आपकी कर सकते हैं सर्वोत्तम होती है, वो आपकी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, फर्मवेयर। ठीक है, कौन सी होती है भाई? फर्मवेयर होती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कंप्यूटर का विकास, बिल्कुल चैप्टर वाइज हमने लिया है, पूरी तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, कौन से चैप्टर से। ठीक है, कंप्यूटर के विकास यहाँ पर देखते हैं। कह रहा आपसे कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाता था। देख लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो प्रयोग किया जाता था, क्या प्रयोग करते थे भाई? क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब। क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। जो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 7 का वैक्यूम ट्यूब होता है ना, वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला आपका हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब्स। क्लियर है ना आपका? ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, प्रथम पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे, हाँ 8वां नंबर, कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी थी यह आपकी किस पर आधारित थी? दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में होते थे वो आपकी कौन होते थे? तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो निर्वात ट्यूब होती है ना, निर्वात ट्यूब की जगह क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यह सस्ता भी होता है और बिजली की कम खपत भी करता था। तो यहाँ पर कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय हुआ। कौन सा? तो ये जो आपका इंग्लिश में आपका दिया गया है, कौन सा? ये वाला जो आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथनको। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रथनको बोलते हैं। याद रखिएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी कंप्यूटर की थोड़ी सी हिंदी वाली बहुत उटपटांग होती है, लेकिन इंग्लिश में जो आपको होता है ये आपको देखते रहना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करना। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हमने बताया 2020 में क्वेश्चन थोड़े से टफ ही पूछे गए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर माउस का आविष्कार, भाई एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां पर लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, है ना। यही कारण होता है कि एग्जाम में वो लोग पीछे हो जाते हैं।
क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई के उद्देश्य होती है वो नहीं पढ़ते हैं, अदर चीज़ें उनको अगर करते रहो तो वो लोग उनको मज़ा आता है, पढ़ते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। बाद में क्या होता है, फिर बाद में कहते हैं जीके में कुछ नहीं आया, है ना। हम तो अपनी पूरी मेहनत करा देते हैं, कहीं ना कहीं जीके भी कंप्लीट कराते हैं, हिंदी भी कंप्लीट कराते हैं, लेकिन अब कंप्लीट सभी लोग कर कहाँ पाते हैं, है ना। चलिए, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो 9 का ऑप्शन जवाब कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। ये जो आपके यहाँ का है डगलस एंगलबर्ट, ठीक है, डगलस एंगलबर्ट हैं, इन्होंने आविष्कार किया था। कब किया था भाई? तो आपकी 1960 में। कब किया था भाई? तो 1960 में किया था, ठीक है। और माउस का पहली बार प्रयोग जो आपका हुआ था वो आपके 1973 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। प्रयोग कब हुआ था? 1973 में। बनकर कब तैयार हुआ था? तो आपके कह सकते हैं 1960 में बन गया था, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया? भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित किया गया था? और आपका जवाब क्या बनेगा? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। आपकी जीके में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यह आपका है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो आपके कोलकाता में है, ठीक है। कहाँ पर है? कोलकाता में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर, जो कैलकुलेटर होता है ये किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? तो आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। किस पर? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर से हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर पर कार्य करता है। जिस प्रकार से आपका डिजिटल होता है उसी प्रकार से आपका यहाँ पर कैलकुलेटर कार्य करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? देखो, 2018 में पूछा, मतलब 2018 का ही था, पूछा गया है 2019 में, ठीक है। तो ये जो आपका है कौन सा? तो आपका 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, प्रत्यूष, ठीक है। कौन सा भाई? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये 2018 में बना था, ठीक है। ये प्रत्यूष है जो कि भारत का है, ठीक है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर आपका कौन? तो आपका प्रत्यूष है, ठीक है। और कह सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट आपका जो मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है, पुणे, और कह सकते हैं कि नोएडा में ये सफल होने वाला पहला आपका सुपर कंप्यूटर आपका था, ठीक है। और कह सकते हैं अगर क्वेश्चन ये पूछे 2020 का सबसे सुपर कौन सा है 2020 का, तो 2020 में एक जापान का, ठीक है, जापान का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है फुगाकू, ठीक है। क्या नाम है भाई? फुगाकू, फुगाकू, ये है जो कि 2020 का सबसे तेज कंप्यूटर आपका है, याद रहेगा ना। बिल्कुल सही है, फुगाकू हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जानते हैं? कंप्यूटर के जनक के रूप में, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर दिया है कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे मानते हैं? तो ये आपके हैं चार्ल्स बेबेज, ठीक है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार जो कि कब किया था? तो 1837 में, ठीक है। 1837 में कह सकते हैं विश्लेषण इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटर का पिता माना गया था, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? 14 का जवाब देना है। कंप्यूटर के जन्मदाता, कंप्यूटर के जन्मदाता आपके कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके यहाँ पर चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कौन आपके? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 3G 4G 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? जी का अर्थ क्या होता है भाई? तो जी का जो अर्थ होता है ये आपका होता है जनरेशन। क्या होता है भाई? कौन सी जनरेशन? 5G 2G ऐसा होता है ना, तो आपका ये जनरेशन होता है, ठीक है, जनरेशन। और किसी भी फोन में देखते हैं कि नई तकनीकी आती है तो उसे बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन आ गया, स्मार्टफोन कहा जाता है, होता है ना, ये नई टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर रहता है वाटसन, ये जो आपका है ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो ये है आपके IBM का। किसका है? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या आपके IBM कंपनी का प्रोडक्ट है। कौन सा आपका? तो वाटसन कंप्यूटर, ठीक है, वाटसन कंप्यूटर है। और यह सुपर कंप्यूटर लोगों के इंफॉर्मेशन को समझने लेता है, मतलब जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके लोगों के इंफॉर्मेशन को समझ लेता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? देखिए, यहां पर दिया है कौन सा कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का मुख्य संबंध रखता है। तो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में ये जो आपको कन्वर्ट करता है कौन? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपके होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कौन होते हैं भाई? तो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर जो आपके होते हैं ये आपके होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1943 में JW माचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना
किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाया गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? देखो, बिना किसी भी यांत्रिक डिवाइस के बनाया गया था और ये पहला आपका कंप्यूटर था जो कि 1943 में आपको बनकर तैयार हुआ था। इसका नाम था कौन सा? तो इनेक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो इनिक कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपका इनिक कंप्यूटर है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर को यहाँ पर कह सकते हैं परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपकी 1946 में तैयार हो गया था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी अर्थात जो आपकी सेकंड जनरेशन है किस दौरान आपको देखी गई थी? कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन थी ये आपकी कब देखी गई थी, इसका डेट आपको बताना है। चलिए, बहुत ही सीरियस में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या बात है, हम सीरियस है तो आप सीरियस हो गए। आप लोग तो आज बातें भी नहीं कर रहे एक दूसरे से। चलिए, सीरियस पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 19 का जवाब क्या बनेगा? 19 का जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपके यहाँ पर सी, 1956 से 1963। ठीक है, कौन सा भाई? तो 1956 से लेके 1963 तक के दौरान जो आपकी थी पीढ़ी, इसे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कहा जाता है। इसके स्थान पर क्या हुआ था? तो जो निर्वात ट्यूब थी ना उसको हटा दिया गया था, उसमें से कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। आविष्कार किसने किया था? तो HW बैटल और आपके जे बर्डीन विलियम शॉकली ने किया था। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न आपसे कह रहा है, चलिए यहाँ पर गुज्जर भाई भी आ चुके हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ था। देखिए, तृतीय पीढ़ी आ चुका है। अब तृतीय पीढ़ी पूछा है तो भाई तृतीय पीढ़ी आपकी कब से स्टार्ट हुई थी ये भी आपको याद करना चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो तृतीय पीढ़ी का जो समय था वो आपका 65, क्योंकि दूसरी पीढ़ी 65 से खत्म हुई थी, तो तीसरी कब से लग जाएगी? 65 से 71 वाली जो पीढ़ी थी ये आपकी तीसरी पीढ़ी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें कह सकते हैं जो IC चिप है, ठीक है, कौन सा प्रयोग हुआ था? IC चिप। जो IC चिप का प्रयोग हुआ था ना वो तीसरी पीढ़ी में। क्वेश्चन अगर पूछे कि तीसरी पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया गया अर्थात किनका, तो IC चिप का प्रयोग हुआ था वो आपकी कौन सी पीढ़ी में? तृतीय पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। क्लियर रहेगा। चलिए, अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष, है ना, प्रत्यूष जो आपका है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। तो अभी हमने बताया था भारत का सबसे तेज कौन था? आपका प्रत्यूष था। और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आपका ये जो आपका कह सकते हैं कि मौसम विज्ञान संस्थान है कहाँ, तो ये भी पता होना चाहिए क्योंकि जीके क्वेश्चन है कि मौसम विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पर है, तो आपके पुणे में है। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ पर हो जाएगा? डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा नियम है जो बताता है कि प्रोसेसर की गति या कंप्यूटर की समग्र प्रसंस्करण शक्ति प्रत्येक 2 वर्ष पर दुगनी हो जाएगी। मतलब जो भी आपकी कंप्यूटर आती है, आने वाली जनरेशन होती है, वो अब देखा जाए तो जैसे जैसे पीढ़ी बदलती है ना, जनरेशन आती है तो उसकी स्पीड और दुगनी आपकी हो जाती है। तो ये जो आपका नियम दिया था, ये नियम दिया था आपकी किसने? तो आपके मूर का नियम। ठीक है, मूर का नियम है, इन्होंने दिया था मूर का नियम। ठीक है, कंप्यूटर की जो समग्र प्रसंस्करण शक्ति है प्रत्येक 2 वर्ष पर दोगुनी हो जाएगी, ये आपकी किसने दिया था? मूर का नियम में। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा? तो आपका डिजिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे? डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है कि इसका मुख्य उपयोग आमतौर पर द्विधारी, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है, और द्विधारी संख्या प्रणाली किस में होगा? तो आपके डिजिटल में ही होगा ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डिजिटल। क्लियर है ना। यहाँ पर दिया है भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम क्या दिया गया था? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को नाम क्या दिया गया था? तो भारत का सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, कौन सा है? तो आपका परम। ठीक है भाई, परम कौन सा? तो परम आपका 8000। ठीक है, परम 8000। ठीक है, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, जो कि आपके 1991 में कब बना था भाई? 1991 में CDAC। ठीक है, किसने बनाया था? CDAC द्वारा बनाया गया था। और ये कह सकते हैं कि आदित्य, है ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इनपुट और आउटपुट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा आपसे कि कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो देखिए, कोई भी प्रतिलिपि है, ठीक है, उसको अगर उसी मतलब कॉपी किया जाए और अपने कंप्यूटर में अगर सुविधा ये आपकी है कि उसे सहेज लिया जाए, तो ये जो आपकी होती है कौन सी? तो आपका 25 का जवाब हो जाएगा कौन सा? तो देखो स्कैनर। ठीक है, कौन सा होता है? स्कैनर तो होता है ना, कोई भी अगर फोटो है उसको स्कैन करके उसे डिजिटल रूप में रखा है तो आपकी कौन सी होती है? तो स्कैनर से करते हैं ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर, क्योंकि स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर पेरिफेरल या भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा करता है। क्लियर है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर
कि अंडो फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखते हैं कि आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है अंडो, है ना, इसको कर दिया जाए तो यहाँ पर कह सकते हैं ऐसी कौन सी की दबा दी जाए तो जितना आपका मैटर होता है वो आपको कह सकते हैं बिल्कुल सेम जैसे पहले जैसा आपका हो जाता है। तो ये आपकी अंडो वाली कौन सी होती है, तो यहाँ पर 26 का जवाब कौन सा बनेगा, 26 का जवाब। तो यहाँ पर याद रखिए अंडो वाला जो आपका होता है कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड वाला होता है, ठीक है, यू मत लगा दीजिएगा। कंट्रोल जेड अगर आप दबा देते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल जेड अगर आप शॉर्टकट दबाते हैं तो आपका जितना भी फंक्शन होगा आपका अंडो हो जाएगा, अर्थात सेम पहले पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका क्या होता है कंट्रोल, है ना, कंट्रोल प्लस वी क्या होता है तो पेस्ट करने के लिए होता है ना, पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल सी जो होता है किसके लिए, तो ये कॉपी करने के लिए होता है, ठीक है, कॉपी करने के लिए होता है। और ये जो कंट्रोल प्लस यू दिया है ये क्या करता है, तो ये रेखांकित, ठीक है, रेखांकित अर्थात कह सकते हैं कि अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन बन जाता है ना, तो इसका काम होता है अंडरलाइन करने के लिए। क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर कह सकते हैं अगला प्रश्न आपसे दिया है कि कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की जो आपकी क्वेरेटरी होती है अर्थात शैली विधि होती है का आविष्कार किसने की। देखो आप कहीं पर देखते हैं जूनियर असिस्टेंट हो या असिस्टेंट वाली कोई भी जॉब होती है वहाँ पर टाइपिंग मांगता है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइपिंग का आविष्कार किया था या आपके टाइपिंग आविष्कार किसने किया था। 27 का जवाब क्या बनेगा, तो 27 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, ये आपके हैं क्रिस्टोफर लेथम, ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम शुल्स हैं जिन्होंने यहाँ पर टाइपिंग वाली जो शैली है कीबोर्ड के माध्यम से इसका आविष्कार इन्होंने किया था, याद रहेगा ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अक्षरों के ऊपर जो आपकी ऊपर वाली आपकी होती है पंक्ति के बाईं ओर 6 बटन, ठीक है, तो वो आपकी क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 27 नंबर हो गया और अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूपक में उपयोगिता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी इनपुट डिवाइस का नाम बताना है जो व्यापक रूप, ठीक है, व्यापक रूप में योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो योग्यता परीक्षण में जो प्रयोग करते हैं ये करते हैं ऑप्टिकल मार्क पहचान, ठीक है, कौन होते हैं भाई, तो क्यूआर कोड होते हैं ना, ऑप्टिकल मार्क, ठीक है, मार्क से याद रखना कि परीक्षा हुई है तो मार्क मिले हैं, ठीक है, परीक्षा मिले तो मार्क मिले ना। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर एक क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है भाई, इनपुट डिवाइस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑप्टिकल मार्क जो आपकी एक ऐसी है तो आपकी इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने में किया जाता है जिन्हें हम किसी मार्क या निशान को पेज पर डालते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते हैं, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। इनमें से कौन गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है। मतलब ये प्रिंटर की बात किया है तो यहाँ पर देखिए ऐसे प्रिंटर का नाम बताना है ना, जो रासायनिक या गर्मी या विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कौन नहीं करता है, तो नहीं शब्द दिया है तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, जो आपको डाट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, डाट मैट्रिक्स जो आपका होता है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर भाई, तो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर करते समय बहुत शोर करता है और इस प्रिंटर जो आपका है ना, तो इस प्रिंटर हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन में क्या होती है, रिबन लगी होती है और कागज पर स्पर्श में एक डॉट छपता रहता है, तो अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बन जाते हैं, कैरेक्टर बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको होता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेस्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ऐसा कौन सा है जो डिजिटलाइज रूप में करके उसे क्या होता है, टेलीफोन लाइन पर क्या करता है, चित्र भेज देता है, टेस्ट भी भेज सकता है। तो ये आपका कौन भेजता है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो आपकी फैक्स मशीन होती है। फैक्स मशीन का क्या कार्य क्या होता है भाई, तो फैक्स मशीन का कार्य होता है कि आपके पास जो भी है, जैसे मार्कशीट होती है ना, अगर आप भूल गए हैं तो बोलते हैं भाई फैक्स कर दीजिए, तो जो मैटर वहाँ पर होता है सेम टू सेम मैटर वहाँ पर पहुँच जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम, इसे हम लोग फैक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर बताइए इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है, 31 नंबर आपको बताना है। चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपका देखिए यहाँ पर कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माउस भी होता है, लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण आपका नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए इनपुट डिवाइस में आप लोग देखते हैं जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, है ना, जो टच पैड होते हैं ये सब इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं अगले पॉइंट में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है यहाँ पर बताना है, इनपुट डिवाइस आपकी कौन सी नहीं है, तो अच्छा वहाँ आउटपुट थी आपकी,
यहाँ पर पूछा गया 32 नंबर, कह रहा आपसे यहाँ पर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। 32 नंबर में तो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 32 नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला। प्रिंटर आपका नहीं होगा, ठीक है, प्रिंटर ये नहीं होगा, अदर तो आपके हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, और देखो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लाटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, ये आपकी आती हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, यहाँ पर बताना है 33 नंबर। चलिए कंप्यूटर माउस की बात किया है, चलिए बिल्कुल सही है, और इतना तो इजी प्रश्न आपका है तो आना ही चाहिए, है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका हो जाएगा आपका इनपुट। ठीक है, क्या होगा, तो आपका इनपुट होता है, और इनपुट डिवाइस में माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी आपके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की संख्या होती है, अर्थात जो कंप्यूटर में होती है वर्णमाला, तो वर्णमालाओं की जो की होती है वो कितनी होती है। 34 नंबर आपको बताना है। चलिए सी नंबर, तो सी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, तो भाई कितनी होगी वर्णमालाओं की, तो 26 वर्णमाला कितनी होती है भाई, 26 होती है, याद रखिए 26 होती है। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। हाँ याद रखिएगा, कीबोर्ड में समानता देखा जाए तो आपकी 102, ठीक है, मुख्यता देखी जाए तो आपकी 102 आपकी की होती हैं। ठीक है, और की 3 प्रकार में होती हैं, एक होती है अल्फा की, अल्फा न्यूमेरिक होती हैं, फंक्शन वाली होती हैं, और आप कुछ स्पेशल की होती हैं। ठीक है ना, तो मुख्यता देखा है आपकी होती हैं, क्योंकि अब तो जो आपकी आ रहे हैं ना, तो उनमें से कैसे 111 112 भी आ रही हैं, लेकिन मुख्यता जो होती है नॉर्मल सा तो आपकी 102 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मेमोरी। अब मेमोरी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति अर्थात मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं है। जो आपकी अर्धचालक आपके है ना, तो अर्धचालकों पर आधारित आपकी जो मेमोरी नहीं है वो आपकी कौन सी नहीं है, 35 नंबर। तो 35 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, तो आपका ए नंबर। ये आपकी जो होती है मुख्य मेमोरी, ठीक है, जो मेन मेमोरी होती है ये आपके अर्धचालकों पर आधारित आपकी नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अन्य जो होती हैं वो आपके सेमीकंडक्टर में आप कहेंगे, तो इस प्रकार से याद रहेगा। और अगले प्रश्न को देखो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए, हमने बताया जो 2020 में क्वेश्चन आए हैं थोड़ा सा टफ लेवल में आए हैं, मतलब कह सकते हैं उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो गई है। अगला प्रश्न आपका दिया है यहाँ पर देखो 36 नंबर, कि आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है, इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि जो आपका 2600 MB है और आपके यहाँ पर देखो 4000 MB डाटा है। ठीक है, इनको हम लोग डालेंगे तो किस प्रकार से डालेंगे, कौन सी क्षमता में डालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तब ये 10 GB वाले में डाला जा सकता है। ठीक है, किस में डाला जा सकता है, 10 GB वाले में डाला जा सकता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर, 10 GB वाले में डाला जा सकता है। समझ में आ गया ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम, ठीक है, रैम के आकार की जो आम परास होती है कितनी होती है। जो ऑफिस होते हैं ना, ऑफिस में जो आपके लैपटॉप होते हैं उनकी जो रैम होती है उसकी जो नॉर्मल से देखा जाए आम परास होती है वो कितनी होती है। तो इसकी जो आपकी होती है आपकी 4 GB से लेके 16 GB रैम की बात किया है। ठीक है, रैम की बात किया है ना, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, रैम की बात किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, KB मत लगाइए, KB में तो हो ही नहीं सकता है ना, तो MB में होगा ना, सी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब 4 GB 16 GB इतने के बीच में होता है, और ऐसे नॉर्मल हम लोग लेते हैं तो 8 GB ऐसे मिल जाता है ना, 8 GB 12 GB इस हिसाब लेते हैं। जो ऑफिस में होते हैं 4 GB से लेकर आपके 16 GB तक आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न वाला है 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB है ना, 1 MB बराबर कितना होता है, मेगाबाइट मतलब यही तो हुआ ना, 1 MB जो आपके मेगाबाइट है वो कितने के बराबर होगा। यहाँ पर तो आंसर आपको दिख ही रहा है ना, तो जवाब आपको कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ये वाला। तो आप लोग देखते हैं कि 1 MB बराबर कितना होता है, 1024 KB के होता है ना, KB होता है। तो इसी समझिया करिए कि हमारे मोबाइल में डेटा किस हिसाब से होता है, तो KB में होता है, फिर MB में होता है, फिर GB में होता है, फिर है ना, तो इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो कुछ मुख्य आपके यहाँ पर देख सकते हैं, इनको देख लीजिएगा कि 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB बराबर, 1 KB बराबर कितना MB को होता है, तो यहाँ पर आपके इतने बाइट के होता है। ठीक है, फिर 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट के, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट के, और 1 टेराबाइट तथा 1 TB बराबर होता है 1024 GB, है ना। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है, क्लियर रहेगा ना, क्लियर रहेगा। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। चलिए अब 40 का जवाब आप लोग देंगे।
40 का जवाब अब आप लोग देंगे, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बता दिया है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। और यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। वेरी गुड, कम से कम नकल करना तो आता है ना। सी नंबर आपका हो जाएगा 1024। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बाइनरी के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट अर्थात 1 GB है ना, 1 GB बराबर पूछा है कितने MB के होता है। तो कितने MB का होता है भाई? तो कितने मेगाबाइट या कितने MB कह सकते हैं? तो आपका 41 का जवाब कौन सा बनेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 1024। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ए नंबर 1024। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अगला दिया गया है कि 1 गीगाबाइट में मेगाबाइट, 1 GB में कितने MB? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 42 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डी नंबर। 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? देखो, एक अगर कोई कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में जो स्टोरेज क्षमता होती है उसकी जो इकाई होती है वो आपकी कितनी होती है? कितनी आपकी होती है उसमें से? तो आपका जवाब हो जाएगा बाइट में। ठीक है, किस में होती है भाई? तो की जो क्षमता होती है वो आपकी बाइट में होती है। ठीक है, और 1 बाइट बराबर आपकी 8 बिट की होती है, 1 KB बराबर 1024 बाइट होती है, 1 MB बराबर 1024 KB होती है। तो इस प्रकार से समानता देखा जाए तो आपकी यही होती है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, ले दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? कोई बात नहीं, इंटर वो हाई स्कूल वाला, इंटर वाला वो समझिए नकल बोर्ड चल रहा है ना। मेन वाला तो आपका है नहीं है, तो हाई स्कूल वाला आपका चल रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी पूछा है ना, तो प्राइमरी आपका कौन सा है? तो ये होती है आपकी कौन सी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये आपकी होती है प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आप समझ लीजिए तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो अभी से क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। देखो, आपके यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक, या इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य मेमोरी, या कह सकते हैं डिवाइस, कह सकते हैं मेमोरी। समझ में आया ना? प्राथमिक या मुख्य स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी होती है। दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी, या जिसे हम लोग बोल देते हैं सहायक स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी प्राथमिक होती है, प्राथमिक आपकी होती है स्थायी भी होती है, अस्थायी भी होती है, और आपकी कैश भी होती है। 3 प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्थायी वाली जो होती है स्थायी मेमोरी, वो आपकी प्रोम होती है। ठीक है, रोम होती है, और आपके यहाँ पर कौन सी होती है? तो आपकी ई प्रोम होती है, और एक होती है ई प्रोम, ये आपकी होती है स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अस्थायी मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी रैम होती है, जो आपकी अस्थायी होती है। वहीं पर आपके यहाँ पर पूछा गया कौन सी? द्वितीयक वाली। ऐसे जैसे आप लोग चिप वगैरह होती है ना, जैसे आप लोग चिप लिए रहते हैं, वो आपकी द्वितीयक में आती हैं। तो जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, CD रोम हो गया, CDRW हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, DVD हो गया, पेन ड्राइव, ये क्या होते हैं? द्वितीयक स्टोरेज होते हैं। जब जरूरत होती है तब इनको हम प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आपकी सुविधा के लिए इसको हमने लिया था। ठीक है ना, तो इसका सुविधा आप लोग फायदा इसका जरूर उठाइएगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर है? चलिए चलिए, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी के रूप में जानते हैं? चलिए बताइए भाई। इस प्रश्न का 45 नंबर में, 45 नंबर में आपको बताना है कि अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी किसे कहते हैं। तो अभी हमने देखो पूरी तरीके से बता दिया है। तो यहाँ पर आपका 45 का जवाब कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। तो आपकी यहाँ पर देखिए, जो आपका दिया है रैम, ठीक है, कौन सी भाई? रैम वाली है। रैम जो आपकी है, ये जो आपकी है, ये आपकी अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, कौन सी? रैम आपका हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया है हार्ड डिस्क। ठीक है, कौन सा दिया? हार्ड डिस्क। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी हार्ड, यहाँ पर पूछा है अस्थायी मेमोरी, है ना। देखो, द्वितीय मेमोरी नहीं पूछा है, द्वितीय मेमोरी नहीं पूछा है। हार्ड डिस्क इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ अस्थायी मेमोरी पूछा है। ये तो नहीं पूछा है कि द्वितीयक मेमोरी आपकी कौन सी है ना, तो ये तो नहीं पूछा है। पूछा गया है अस्थायी मेमोरी, तो अस्थायी मेमोरी कौन सी? आपकी रैम है। समझ में आ गया ना पॉइंट? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना। अगर ये पूछता है द्वितीय मेमोरी आपकी कौन सी है, सेकंड स्टोरेज डिवाइस कौन है, तो हम लोग हार्ड डिस्क को लगाते, लेकिन अस्थायी मेमोरी क्या है? तो आपकी रैम है, जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया था कि ये जो आपकी मेमोरी होती है कौन सी, तो आपकी यहाँ पर अस्थायी स्टोरेज होती है, जो आपकी रैम होती है। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? क्लियर है ना? चलिए अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला जो आपका शब्द है, देखो अस्थायी रूप से पूछा है ना, तो अस्थायी रूप से जो संग्रहित डेटा होता है, इसको हम लोग प्रयोग का नाम लेते हैं कैश डेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? उसे कैश डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैश डेटा बोलते हैं, और यह कैश डेटा मेमोरी में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका होता है CPU और आप जो मुख्य मेमोरी होती है उसी के बीच का भाग होता है, बार बार उपयोग में आपका लिया जाता है, निर्देश भी देता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे
कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संग्रहण क्षमता किसकी होती है? यहाँ पर बताइए सबसे अधिक जो क्षमता होती है संग्रहण की, मतलब स्टोरेज करने की, तो ये स्टोरेज करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है किस में होती है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? तो भाई टीबी, बिल्कुल सही जवाब है, टीबी में हो जाएगा टेराबाइट, है ना। सी नंबर आपका हो जाएगा टेराबाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सबसे पहले आपकी बाइट होती है ना, फिर गीगाबाइट, फिर आपकी एमबी होती है, फिर किलोबाइट होती है, इस हिसाब से हम लोग चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपका टेराबाइट हो गया, फिर आपका गीगाबाइट, फिर आपका एमबी, फिर आपका केबी। अगर स्ट्रक्चर में बनाया है तो आपको यहाँ पर टीबी होता है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है इसे क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी जो आपकी होती है इसे क्या कहते हैं? अभी हमने आपको दिखाया भी था, बताया भी था। तो परमानेंट मेमोरी जो होती है वो आपकी होती है रोम, ठीक है। कौन सी होती है? रोम होती है। ऑप्शन आपके पास सी हो जाएगा रोम। और रोम जो आपकी होती है ये आपकी किस प्रकार की? ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है, इसलिए बोला गया परमानेंट मेमोरी। क्लियर है ना? पूरी तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। हमने यहाँ पर इसलिए एक चीज़ दिखा दी है, थोड़ा सा हमने आपको दिखा दिया है जिससे आपको पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो नया बच्चा भी होगा वो भी समझ में आएगा कंप्यूटर में हम कुछ पढ़ रहे हैं, सर से हम कुछ सीख रहे हैं। चलिए कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? यहाँ पर बताइए 49 नंबर कि कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कौन हार्डवेयर है भाई? तो यहाँ पर हार्डवेयर जैसे आपकी बॉडी है ना, तो हार्डवेयर है ना, कहीं से भी उखड़ सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका 49 का जवाब कौन सा बनेगा? 49 का जवाब तो आपका हार्डवेयर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये आपकी जो होती है सीडी रोम, ठीक है, कौन सी भाई? तो आपकी जो सीडी रोम है, ठीक है, सीडी रोम जिसे बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो एक हार्डवेयर होता है, ठीक है, जो सीडी रोम होती है वो डाटा संचरण के लिए आपका किया जाता है, ठीक है, जिसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और लेजर किरणों से इसे पढ़ा जा सकता है, अदर किसी से पढ़ा नहीं जा सकता है। अगले प्रश्न आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो डाटा होता है भाई ये किस रूप में भंडार होती है? किस रूप में भंडार होती है? तो ये जो आपकी होती है भाई तो आपके बाइनरी रूप में, ठीक है, किस रूप में होगी? आपके बाइनरी रूप में ही आपके भंडार किया जाएगा इसमें, और अदर किसी से आपके नहीं होगा। बाइनरी रूप कितना होता है? तो द्विधारी अंक बोलते हैं, 0,1 ये मिलकर आपकी बनती है बाइनरी, इसे ही हम लोग बोलते हैं द्विधारी संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। चलिए कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम का द्वारा क्या दर्शाया जाता है? सीडी रोम, सीडी रोम जो होता है ना, इसके लिए हम लोग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। क्या होती है भाई? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली में जो सीडी रोम होता है ये ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। या प्लास्टिक का बना होता है, गोल्ड डिस्क होता है, और इसके डिस्क के ऊपर क्या होता है? प्रकाश परिवर्तन करने वाले पदार्थ का लेप किया जाता है, जो लिखने पढ़ने ये लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? सबसे कम एक्सेस समय आपकी किस मेमोरी का है? 52 नंबर देना है, सबसे कम जो एक्सेस है किस मेमोरी का है। तो यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा आपको टफ लगे ये पॉइंट, है ना, अभी आपको सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पर जो आपकी होती है कैश मेमोरी, कैश मेमोरी ये जो होती है आपके कह सकते हैं ये बिल्कुल सीपीयू के पास में होती है, और जो मेमोरी सीपीयू के पास में होती है उसका एक्सेस टाइम आपका सबसे मतलब फास्ट होता है, वो कार्य बहुत फास्ट में करती है। कैसे? तो इसको आपको समझना है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझिए तो इस प्रकार आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि आपका ऊपर सबसे क्या होता है? रजिस्टर होता है, फिर कैश मेमोरी होती है, फिर रैम होती है, फिर फ्लैश अर्थात यूएसबी होती है, फिर हार्ड डिस्क होती है, आपकी मैग्नेटिक होती है। तो नीचे से ऊपर जो आप सबसे ऊपर है वो आपका सबसे ज़्यादा कार्य करती है, बहुत फास्ट कार्य करती है ना। तो इस प्रकार से जो पास में होती है उसकी माप सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर आपको यहाँ पर फ्लैप होती है, फिर हार्ड डिस्क, फिर आपको मैग्नेटिक। मतलब सबसे तेज आपका ऊपर की तरह और सबसे नीचे जो होती है सबसे धीमी वो नीचे होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर देखो कैश मेमोरी हमने बताया, कैश मेमोरी का लोकेशन सीपीयू के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जिन प्रोसेसर में निर्देशन बार बार उपयोग किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित रख लेती है, और प्रोसेसर कोई भी डेटा होता है प्रोसेसर करने से पहले कैश मेमोरी को चेक कर लेता है। तो ये आपको थ्योरी समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अगले पॉइंट को आते हैं, पूरा देखो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। कह रहा है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है ये आप किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है डिस्क के जो आपका डिस्क होती है ना, डिस्क होती है उसके स्पेस पर, कि उसमें स्पेस कितना है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम छोटी वाली जिसमें 1024 आपकी केबी हो सकती है उसमें 10 किलोग्राम भर दें, तो ऐसा नहीं है ना। तो डिस्क के स्पेस पर ही निर्भर करती है जो वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है ना, वो वर्चुअल मेमोरी जनरेट कही जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, स्पेस के आकार पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है 56 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्विधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 100 होता है? यहाँ पर देखिए ये आपको दे दिया है,
यहाँ पर जो ये परिणाम है इस प्रकार से है कि यहाँ पर आपका 100,101 और इसके बाद इसको दोनों को जोड़ दिया गया है। इनको जब जोड़ देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर 2020 में थोड़ा सा कह सकते हैं टफ आए हैं, तो देखिए इस प्रकार से जोड़ा जाता है। इनको जोड़ देंगे तो ये टोटल जो परिणाम निकल के आया है इन दोनों को जोड़ने से ही निकल के आया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, चलिए अगला दिया है कि वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और आपका स्वीकार है। मतलब पूरे विश्व में जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कोड है वो किस प्रकार का कोड प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब आपका 57 का कौन सा हो जाएगा भाई, 57 का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपकी है ASCII, ठीक है। कौन सी वाली, तो आपकी ये वाली है जो फर्स्ट नंबर आपका है, ठीक है। ये आपकी प्रयोग की जाती है, ठीक है। जो आपकी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन आपकी इंटीग्रेट, ठीक है, इंटरचेंज, ठीक है, ये आपकी होती है। इसका वर्तमान में कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, पूरे विश्व में ये आपका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य रूप क्या है। तो देखिए जिस प्रकार से अभी हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था ना, उसी प्रकार यहाँ पर छोटा से सिर्फ पूछ लिया है, सिर्फ इतना ही पूछा है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये। और किस प्रकार से है, जब समतुल्य पूछे तो देखो समतुल्य में क्या हुआ, 1, इसके बाद 2 का गुणा किया 0 आएगा, प्लस 1 का गुणा फिर इसको, मतलब इसमें जो होता है ये 0 फिर 1 फिर इसका 2। अब इसको जब गुणा करोगे तब टोटल निकल के किस हिसाब से आएगा, तो ये आपका निकल के आएगा। तो इस प्रकार से इसे निकालते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से है, ठीक है ना, समझ में आ गया। आज की क्लास खुश हो रही, कोई बात नहीं, कंप्यूटर है, खुश तो होगी, क्योंकि जो चीज़ कठिन होती है एग्जाम में आती है वो थोड़ा खुश होती है ना। चलिए तो इस प्रकार से समझ गए होंगे ना कि किस प्रकार से समतुल्य निकालते हैं। तो 1 गुणे 2 करेंगे, प्लस करेंगे, 1 गुणे 2 करेंगे, जितनी बार दिया गया होगा 0 1 इस प्रकार से करते जाएंगे, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन अर्थात प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सिंपल सी बात है, प्रोग्रामिंग भाषा जो आपकी नहीं है वो आपकी कौन सी, तो आपका 59 का जवाब कौन सा बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कह सकते हैं जो सी, ठीक है। कौन सी भाषा, तो आपकी जो सी वाली आपकी है सी, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग भाषा आपकी नहीं है। वहीं पर जो पर्ल है, रूबी है और आपकी पाइथन, ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं, ठीक है। जबकि सी एक आपकी है, ये आपकी प्रतीकात्मक प्रयोग जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला हाँ ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा, डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, डी नंबर मतलब जो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा आपकी कौन सी नहीं है, 60 नंबर आपको जवाब देना। तो भाई यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा 60 नंबर में, 60 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो आपकी ये वाली लैंग्वेज है, ये वाली, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा आपकी नहीं है, ठीक है, कंप्यूटर भाषा आपकी नहीं है। और कह सकते हैं वहीं पर जो आपकी होती है पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, C++, ऑब्जेक्टिव माइनस जो आपका सी दिया है, ठीक है, और सी आपका एक होती है C# हो गया, ये सभी आपकी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। किंतु जो आपका ये दिया है ये प्रोग्रामिंग भाषा आपकी नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। यहाँ पर दिया गया है कि सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। तो ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए जो आपका अभीष्ट है वो आपका होता है एडा, ठीक है। कौन सा है भाई, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, जो आपका एडा है। एडा लैंग्वेज ये पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी ये आपका प्रयोग होता है अर्थात अभीष्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, इसीलिए हमने आपको ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सम्मान लगे रहे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से बताओ सर, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, बताओ सर। अरे ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, लिमिट नहीं है आपकी। चलिए कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो जो कोबोल भाषा आपकी होती है ये जो उपयोगी होती है किसके लिए, तो ये होती है आपके व्यवसायिक कार्य के लिए। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्यवसायिक कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली आपकी भाषा कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी होती है, तो आपकी कोबोल, ये आपकी होती है कोबोल का प्राथमिक उपयोग होता है व्यवसाय में और आपके फाइनेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंस भी करते हैं तब भी इसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कंपाइलर क्या है। कंपाइलर आपको बताना है, कंपाइलर क्या है भाई, तो कंपाइलर का जवाब यहाँ पर कौन सा बनेगा, यहाँ पर 63 का जवाब यहाँ पर आपको हो जाएगा। कंपाइलर ये क्या करता है, तो ये करता है यहाँ पर देखो एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी है, एक सॉफ्टवेयर का भाग भी है,
हाई लेवल जो आपकी लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज बदलने का प्रयोग करता है, जहाँ हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है। ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं आपकी किससे, कंपाइलर से होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और बिल्कुल तैयार नहीं है, और भाई तैयार नहीं है तो इसीलिए तो आपको तैयार कराया जा रहा है ना, इसीलिए तैयार कराया जा रहा है। और एग्जाम के समय ही ऐसी चीज़ों को हम लेके आते हैं कि एग्जाम के समय तो मन लगा रहे आपका, है ना, और एग्जाम ना होता तो आप लोग रुकते थोड़ो, भग जाते। चलिए, कह रहा है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो प्रयोग किया जाता है, देखिए कोई अगर जटिल है, जिसे मैथ का आपको हो गया जटिल गणना करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो ये प्रयोग करेंगे आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। बिल्कुल सही जवाब आया है किसी का, फोर्ट्रॉन, ठीक है। कौन सी होती लैंग्वेज, तो आपकी फोर्ट्रॉन लैंग्वेज होती है जो जटिल गणनाएं वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। देखिए कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा जो आपकी है, ये आपकी है कौन सी, तो आपकी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 65 का, ऑप्शन सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, फोर्ट्रॉन, ठीक है। और इसका विकास आपकी 1950 में किया था जॉन वैक्सन, ठीक है, जॉन वैक्सन ने किया था। ये जो अंकगणितीय क्रियाएं होती है ना, वैज्ञानिक और अंकगणितीय क्रियाएं इसी के द्वारा की जाती हैं। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है। तो आप देखते हैं फोटोशॉप, है ना, तो फोटोशॉप का जो आपका है इसका अधिकार है, किसको सॉफ्टवेयर बेचने का अधिकार जो आपका है, ये आपका 68 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ये आपकी एडोब इंक, ठीक है, कौन सी आपकी है, एडोब इंक। ये आपने देखा होगा ना, आपके मोबाइल में एक PDF वाला होता है एडोब, है ना, एडोब वाला, तो ये आपका हो जाएगा, तो ठीक है। फोटोशॉप एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग के लिए कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइन में करते हैं, डिजिटल आर्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है, कई पैमाने पर इसका करते हैं। बेचने का अधिकार जो आपका है एडोब इंक को दिया गया है, INC, ठीक है, कंपनी के पास है, ये कंपनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस भारतीय IT कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यहाँ पर देखिए कि किस भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आपकी है। 60 नंबर आपको बताना है, 60 नंबर आपको बताना है, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो भारतीय IT कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है, सहायक कंपनी, ये आपकी कौन सी है, तो आपका हो जाएगा इन्फोसिस, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा इन्फोसिस। ये आपकी IT कंपनी है जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कैसी कंपनी है, ये सहायक कंपनी है जो कि नवीन सॉफ्टवेयर उत्पादों का विकास करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे आपका सेवा हो गया, बीमा हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इनके निर्माण में, ये दूरसंचार में इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सभी मतलब कह सकते हैं, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, है ना, और मैक्स एक्स और आपका लिनक्स, ये सभी जो आपके उदाहरण है आपके हैं क्या, ये जो चीज़ सभी दिख रहे हैं ये आपके हैं किसके उदाहरण है, तो ये जो आपके सभी हैं ये आपके क्या है भाई, तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है भाई, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई आज ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि हंसने हंसने वाला टॉपिक हो, है ना, तो थोड़ा बोरिंग टॉपिक तो लगता ही है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 71 का जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर। ये आपका जो MS वर्ड है, ठीक है, MS वर्ड है, ये कंप्यूटर डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, ठीक है, 71 का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो आपका नहीं है ये आपका कौन, तो 72 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका है ये ओपन सोर्स आपका नहीं है। मतलब ये ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें से कोई स्रोत हो, कोई को भी एडिट किया सकता है, संशोधित कर सकता है, ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो आपका है कौन सा है, तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो आपका है वर्चुअल बेसिक, ठीक है, कौन सा है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा वर्चुअल बेसिक, ठीक है, 73 का जवाब आपका डी हो जाएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। वर्चुअल बेसिक तथा आपकी जो होती है C++ की सहायता से ही प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किए जाते हैं, ठीक है, किसकी सहायता से, वर्चुअल बेसिक और आपके C++ की सहायता से इस प्रोग्राम जो आपके होते हैं सॉफ्टवेयर वो विकसित किए जाते हैं, ठीक है।
और एक भी नहीं आ रही हैं, मायूस मत होना, एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। रट जाएगा, कम से कम रट ही लेना, है ना। एग्जाम के समय उसे रट्टा मारा जाता है, तभी जो पहले से पढ़े होते हैं उनका एग्जाम निकल जाता है और रट्टा वालों का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से। अच्छा, अगले पॉइंट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। 74 नंबर, 74 का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। जो आपका वेब ब्राउजर नहीं है कौन, तो आपका गूगल, ठीक है। गूगल जो आपका है ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ब्राउजरों को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही अन्य सामग्री जैसे आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज होते हैं या आपके सभी इसमें होते हैं, ठीक है। तो जो गूगल है ये एक वेब ब्राउजर आपका नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे, हाँ 75 नंबर, कह रहा है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फ़ॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों को उपयोग करने, पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। देखो कितना अच्छा काम है कि बहुत ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो ये जो आपका कौन सा है 75 नंबर में, 75 का डी आ रहा है भाई, किसी का डी आ रहा है तो यहाँ पर आपका जवाब बता दें, ये आपका होम होता है, ठीक है। कौन सा होता है, 75 का आपका हो जाएगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो होम टैब होती है, ठीक है। कौन सी टैब, होम टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली आपकी है, जैसे कि फॉन्ट हो गया, फॉन्ट हो गया, विशेषता को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों को उपयोग करने, पाठ को ढूंढने, बदलने के लिए उपयोग की जाती है, ये आपकी विशेषता होती है कौन सी, होम टैब, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी को अनुरोध करता है। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है कौन सा, तो यहाँ पर 76 का जवाब आपका सी हो जाएगा, ये आपका क्लाइंट, ठीक है। क्या भरा जाएगा, क्लाइंट। क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी भरा जाएगा, क्लियर है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि एक पेशेवर जीओ, है ना, जीओ खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। देख लीजिए भाई, यहाँ पर 77 नंबर आपको दिया है कि एक पेशेवर जीओ खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो ये जो आपका है आपका अल्फागो, ठीक है। कौन सा भाई, तो अल्फागो है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, अल्फागो। अल्फागो है क्या, तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, याद रखिए क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम, ठीक है, क्या होता है ना, जो बोर्ड गेम जीओ खेल सकता है। मार्च 2000 में इसे नॉर्डेन पेशेवर ली गई थी, इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। यह प्रथम आपका कंप्यूटर जीओ ग्रूम प्रोग्राम आपका बन गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बहुत लोग तो गायब हो गए हैं, कृष्णा भी गायब हो गए, मोहित भी गायब हो गए, चलिए सभी लोग हैं, जाने वाले, है ना, वो गाना नहीं होता है, आने वाले जाने वाले, ऐसे कुछ है। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण कौन सा है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक जो उदाहरण है ये आपका लिवर ऑफिस, ठीक है। कौन सा है, लिवर ऑफिस, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। याद रखिए लिवर ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, याद रखिए, डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और वीक में लाया करो कंप्यूटर की क्लास, सर हर वीक में लाया करो, एक ही वीक में सब लोग परेशान हो जाते हैं, है ना। हर एक वीक में लाएंगे सब दही दही के बोलते हैं ना, खट्टा हो जाएगा सब। चलिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, चलिए कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये आपका जो आपका है कौन, MS ऑफिस, है ना। तो भाई MS ऑफिस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। और MS ऑफिस एक एप्लीकेशन होता है, ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करने लगता है। इस प्रकार से आपको परेशान मत होना, गलती हो रही है होने दो। चलिए, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जब युद्ध के लिए तैयार किया जाता है तो बहुत समस्याएं आती हैं, अब आप लोग को तैयार कर रहे हैं लोहा की तरह ना, पीट के बिल्कुल बराबर कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत तो आएंगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर 80 का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो 80 का जवाब आपका सी हो जाएगा, MS वर्ड, ठीक है। MS वर्ड जो आपका है कंप्यूटर सिस्टम आपका नहीं है, एक दो बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। चलिए अब तो कम से कम हंसी आई है सभी के अंदर। चलिए, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए, बहुत अच्छा कुलदीप, 12:01 में आपने किया गुड आफ्टरनून। चलिए, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है, बग क्या है, तो बग क्या होता है भाई, तो बग जो आपका होता है ये आपका होता है क्या, एक कंप्यूटर में त्रुटि आ जाती है, क्या आती है भाई, कंप्यूटर में त्रुटि आ जाती है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि को ही हम लोग बोलते हैं बग, ठीक है, बग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है TPC का पूरा रूप, यहाँ पर बताइएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द TCP। चलो इंग्लिश हमने बोल दिया। चलिए TCP, इंग्लिश वैसे हम बोल नहीं पाते हैं। चलिए
टीसीपी। यहाँ पर टीसीपी का वर्ड क्या होता है, तो 86 का जवाब कौन सा हो जाएगा, 86 का जवाब आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब आपको बनेगा सी वाला। ठीक है, कौन सा, तो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला देखो 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखो स्टार टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर होते हैं उनको संयोजित करने के लिए जो प्रयोग करते हैं ये उपकरण आपके कौन से होते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 87 का ऑप्शन आपका ए, ये आपके होते हैं हब। ठीक है, कौन से होते हैं, हब का प्रयोग करते हैं। किसका भाई, तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में एक केंद्रीय सेक्शन है ना, एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है जिसे हब नोड कहते हैं, हब नोड कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, बढ़िया कोरोना काल में क्या है ना, कोरोना काल में क्या हो रहा है ना कि बढ़िया ही क्लास हमने चला दिया है कि लोग आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है ना, लोग आते रहे, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, है ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग का क्या है ना बढ़िया पालन हो रहा है ना। चलिए यहाँ पर कह रहा है आपसे कि 88 नंबर, यहाँ पर देखो आंसर दिया है कि निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में सभी संजाल या संधियां था जो नेटवर्क नोड्स हैं व्यक्तिगत रूप से एक केंद्रीय स्विच हब या कंप्यूटर से जड़ी होती है जो संदेशों पर पारित करने के लिए संचरण के एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करती है। तो ये भी ये जो आपकी होती है इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए, ये आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। देख लिये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछे गए है ना। चलिए अगला, आज कोरोना का बर्थडे है चाइना में चलिए बहुत अच्छी बात है, कोरोना का बर्थडे है। चलिए कह रहा आपसे कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बताइए। देखिए इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो आपका कौन सा होता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, 89 नंबर, 89 का जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, आईपी एड्रेस है ना। तो क्या होता है मुख्य रूप से, तो उसमें आपका टीसीपी होता है या तो आपका आईपी एड्रेस, ये आपके जरूर होते हैं है ना। तो आईपी एड्रेस मतलब कह सकते हैं, टीसीपी मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो आपका आईपी होता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आपका होता है। क्लियर है ना, तो इसका आपका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए है ना। वहीं पर एचटीएमएल क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, वेबसाइट बनाने के लिए काम किया जाता है एचटीएमएल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है पहला दूरसंचार उपकरण कौन था, पहला दूरसंचार उपकरण कौन था बताना है, पहला दूरसंचार उपकरण कौन था यहाँ पर बताना है। चलिए तो यहाँ पर आपका 90 का जवाब कौन बनेगा, 90 का जवाब कौन बनेगा आपका बी नंबर, टेलीग्राफ। ठीक है, कौन था भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा 90 का ऑप्शन कौन बनेगा, बी नंबर। ये भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और कह सकते हैं असहज शुरुआत हुई थी 1850 में है ना। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ आपके डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, और 51 में कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि आईपी कंप्यूटर्स में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली अर्थात जिसका पूर्ण रूप क्या होता है। देखो आईपी का भी हमने फुल फॉर्म बताया था ना, तो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो आपका यहाँ पर 91 का जवाब क्या बनेगा, 91 का जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर। ठीक है, कौन, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कौन होता है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा है ना। देखो इतना स्पीड में भी नहीं बता रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगा है ना, थोड़ा सा नॉर्मल ही चल रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आए। देखिए आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, एनआईसी मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और आपका ISDN मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, और URL क्या होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका लोकेटर, ये आपको होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काम आएंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं है ना। चलिए अगला दिया है, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर है ना, इसका कार्य करने के पीछे देखा जाए तो कौन सी आपके यहाँ पर है सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पालन करता है, तो ये सिद्धांत आपका होता है 92 में, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपकी होती है प्रकाश है ना, बताया तो प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क का प्रेषित किया जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप बताइए। यहाँ पर बताना है भाई, तो यहाँ पर बताना है किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप, तो 93 का जवाब आपका बनेगा डी नंबर। यह आपको होता है कौन सा, यहाँ पर बैंडविड्थ, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बैंडविड्थ किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किया जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप होता है बैंडविड्थ। ठीक है, ये माप बताता है। क्लियर है, अगले प्रश्न कराते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे अगला, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डाटा हस्तांतरण
अर्थात जो होता है डाटा ट्रांसफार्मिंग, है ना, कि आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं, जो डाटा होता है ना इसकी आवृत्ति सीमा को कहते हैं। तो यहाँ पर डाटा आवृत्ति सीमा आपकी है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। ये आपकी होती है कौन सी, ऑप्शन बी, बैंड विथ होती है, ठीक है, बैंड विथ होती है ये आपकी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। सर हम आप कहाँ से, हम कहाँ से हैं, अच्छा तो हम यहाँ पर जो आपके हैं कानपुर से हैं। वैसे हमारा गांव मतलब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा फतेहपुर है, ठीक है। वैसे हम रहते कहाँ पर हैं, कानपुर में रहते हैं, कानपुर से पढ़ाते हैं, ठीक है। खजुआ इनकी नाम सुने होंगे, वहीं से हैं। चलिए, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है। यहाँ पर कंप्यूटर में पिंग कमांड, कितने घंटे क्लास चलेगी, ये बिना अनलिमिटेड क्लास है, जब चलती रहेगी, जब सबको कहेंगे कि सब भंडारा खत्म हो गया सब पूरी तरीके से, तभी खत्म होगी। चलिए, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उद्देश्य होता है, पिंग कमांड का उद्देश्य क्या होता है। तो पिंग कमांड जो होती है वो आपकी क्या करती है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी होगा, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर पिंग कमांड का उपयोग करते हैं। इसका देखो जो क्वेश्चन आपके होते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, इसी कारण हम इस प्रकार से बना देते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए, है ना। क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना और इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हीं क्वेश्चन का रिवीजन कर लेना, ये बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो भाई डेटाबेस सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है, तो 96 का जवाब कौन सा हो जाएगा, 96 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपका होता है ओरिएंटल RDBMS, ठीक है। कौन सा आपका है, तो और ओरेकल RDBMS, ठीक है। ये आपकी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन आपका 96 कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, क्लियर है। और अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, देखो टैली क्या होती है, टैली एक एडिटिंग प्रोग्राम होता है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। चलो थोड़ा सा सरल में आ रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोग बहुत गहराई तक पहुंच गए थे, है ना, समुद्र के बिल्कुल पहुंच गए थे, अब लोग हम थोड़ा बाहर निकलने वाले हैं। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कार जो किया था किसने किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा 97 का जवाब आपको बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था भाई, टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है आपसे कि इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। देखो, इंटरनेट पर जो कंप्यूटर की पहचान होती है, कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान की जाती है वो आपकी की जाती है IP एड्रेस पर, ठीक है। किस पर करते हैं, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ए हो जाएगा, IP एड्रेस पर हम लोग नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर को कह सकते हैं कि एक अद्वितीय जो आपका होता है अंकित पता लगा लेते हैं, ठीक है। और एक डेटा पैकेज को सक्षम करता है, आपका ये होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण, देखो कोई अगर सामान्य त्रुटि है ना, तो त्रुटि का अगर हम लोग पता लगाते हैं तो CRC का पूर्ण रूप क्या बनता है, तो 99 का जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, C नंबर। ये आपका होता है आपका ये वाला आपका होता है C नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आपका C नंबर आपका हो जाएगा, ये आपका होता है CRC, ठीक है। साइक्लिक आपका रिडंडेंसी आपका चेक, ये आपका होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचरण द्वारा नेटवर्क इंटरनेट उपलब्ध के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया था। देखो, टेलीफोन नेटवर्क है उसके तारों में डेटा संचरण करना है, ठीक है। और इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए जो प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो ये प्रयोग करते हैं हम आपके डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का, ठीक है। सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बनेगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपके DSL है ना, जो लोग नेटवर्क लगवाए होंगे वाईफाई, तो DSL है ना, बोलते हैं ना कि जो कह सकते हैं कि जो आपका कौन सा सिम होता है, हाँ BSNL वाले जो लगवाते हैं ब्रॉडबैंड, तो उसमें DSL वाला ही लगवाते हैं डिवाइस, ठीक है। ऑप्शन का डी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क कहाँ स्थापित हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा वाईफाई नेटवर्क, तो आपका 101 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, ये आपके पटना में, ठीक है। पटना में कब किया गया था, तो ये आपके फरवरी 2014 में किया गया था, ठीक है। 2014 में किया गया था, बिहार की राजधानी पटना में किया गया था, ठीक है। और इसका कवरेज एरिया लगभग आपका 20 किलोमीटर है, ठीक है। इसका एवरेज कवरेज एरिया कितना है, 20 किलोमीटर कवर करता है, इतना बड़ा ये वाईफाई आपका है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, चलिए, निम्नलिखित में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, क्या अद्वितीय नहीं होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखते हैं भाई क्या अद्वितीय नहीं है, तो 102 का जवाब आपका जो बनेगा वो आपका कौन सा, तो देखो IP है ना, ये तो होता है IP पता, कंप्यूटर का नाम होता है, यहाँ पर वर्क ग्रुप का नाम, ठीक है। कौन सा भाई, तो आपका C हो जाएगा कि आपका जो वर्क ग्रुप का नाम है ये एक अद्वितीय आपके यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वर्क ग्रुप का नाम एक अद्वितीय नहीं होता है, अदर जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं आपके मुख्य रूप से आपके प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, जो संचार स्थापित करते हैं, यहाँ पर C नंबर आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच
सकता है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंच सकता है। यहाँ पर 103 का जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ये आपको होता है HTTP, ठीक है। कौन सा होता है भाई? तो आपका HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। वो आपकी कह सकते हैं कि WW वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है, और इसका प्रयोग मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, कह रहा है कि HTML का विस्तृत रूप बताइए। HTML का विस्तृत रूप बताइए, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर बताना है। एक बार सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। देखो पूरा 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, थोड़ा पानी आनी पी ले रहे हम भी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, HTML का विस्तृत रूप बताइए। यहाँ पर 104 का जवाब देना है। 104 का जवाब क्या बनेगा? तो जवाब यहाँ पर आ चुके हैं, होशियार बच्चे हो गए हैं ना पूरे पढ़ते पढ़ते। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन बी, हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML ये होगा कि दूसरा होगा? नहीं, दूसरा होगा। यहाँ पर 104 का जवाब कौन सा बनेगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कौन सा होगा? हाइपर हायर दिया है भाई यहाँ पर, हाइपर टेक्स्ट। अच्छा हाँ ठीक है, बी वाला हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा, बी वाला, ठीक है, बी वाला का होगा। चलिए, यहाँ पर दे आपसे कह रहा है कि इंटरनेट से क्वेश्चन आपके देखो बनते हैं। कह रहा है आपसे क्रोम कामा सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी आपके हैं क्या? मतलब जो क्रोम ब्राउजर होता है, सफारी होता है और ओपेरा होता है, इनके बीच समानता क्या है? इनके बीच जो समानता होती है वो आपकी कौन सी? तो आपका जवाब हो जाएगा 106 का ऑप्शन आपका बी। ये आपके क्या है भाई? ये आपके सभी सर्च इंजन है, ठीक है। क्या है भाई? ये सर्च इंजन है। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? बी वाला आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर है? आपका बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ, कह रहा आपसे कि वेब विकास में इस प्रकार का वेब अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक अर्थात सिंगल ग्राफिक इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संशोधित करता है। 107 वाले में तो 2020 में क्वेश्चन जो पूछे तो भाई वो कठिन तो होंगे ही ना, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब का डी वाला हो जाएगा। ये आपका मैसअप होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैसअप। तो इस प्रकार से इसे भर लीजिएगा, यहाँ पर मैसअप आपको भरा जाएगा। अब इसका आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए, अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए 108 नंबर है, 2020 में है, थोड़ा सा कठिन होगा। कह रहा है क्रॉलिंग कामा इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किस प्रकार से संबंधित है? देखो, क्रॉलिंग शब्द, इंडेक्सिंग आपका, इंडेक्सिंग शब्द और रैंकिंग, ये शब्द किससे संबंधित आपके हैं? तो ये जो आपके संबंधित हैं, ये आपके संबंधित है आपके किससे? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। ये आपकी खोजी इंजन अर्थात आपके सर्च इंजन से, ठीक है। किससे आपके हैं? तो आपके सर्च इंजन से हैं। 108 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ई कॉमर्स कामा ई लर्निंग कामा ई बैंकिंग कामा एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? देखिए, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स, ये सभी जो आपकी सेवाएं हैं ये आपकी किस प्रकार की? तो ये सभी जो सेवाएं देते हैं ये आपके होते हैं आपकी ई सेवाएं अर्थात इंटरनेट की सेवाएं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं होती हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। ये आपकी मतलब ई कॉमर्स, है ना, ई कॉमर्स आपका होता है ना, तो इस प्रकार से तो आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सभी आपकी ई सेवाएं होती हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वीडियो ऐप टिकटॉक का वास्तविक स्वामित्व रखता है? भाई, टिकटॉक खत्म हो गया है लेकिन टिकटॉक का नाम आ ही चुका कहीं ना कहीं। पर टिकटॉक का स्वामित्व कौन सा है भाई? तो आपका यहाँ पर 110 का जवाब आपको बनेगा सी नंबर। ये आपको कौन भाई? तो आपके यहाँ पर देखो बाइटिन डांस, ठीक है। कौन है भाई? 110 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बाइटिन डांस। याद रखिए, डांस, है ना। टिकटॉक में बहुत लड़कियां या लड़के होते हैं वो डांस ही करते हैं। क्या करते हैं भाई? डांस ही तो करते रहते हैं। इस कारण से डांस से याद रहेगा, टिकटॉक में सिर्फ डांस होता है ना, याद रहेगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें लघु, लिप सिंक, कॉमेडी और प्रतिभागी वीडियो, है ना, साझा करने के लिए आपके होते हैं। iOS आपका कह सकते हैं कि एंड्रॉयड आपका सोशल मीडिया वाला आपका ऐप है। और 2017 में कह सकते हैं कि बाइट डांस द्वारा आपका चीन के बाहर बाजारों में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और 3 से 15 सेकंड और 3 से कह सकते हैं कि 60 सेकंड के छोटे आपके वीडियो आपके होते हैं। ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है, टिकटॉक से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते होंगे टिकटॉक के बारे में, है ना। चलिए, बहुत लोगों के तो इसमें बने भी होंगे, अब तो दुखी भी हो गए होंगे। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि केविन सिस्ट्रॉम और माइकर गिगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? यहाँ पर सिस्ट्रॉम, है ना, आपके सिस्ट्रॉम है ना, तो सिस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, सिस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, है ना। क्या होगा? सिस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, सिस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम, मतलब कह सकते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। सिस्ट्रॉम एस्ट्रॉम
आपका 80 हो जाएगा। यहाँ पर जो केविन सिस्ट्रॉम है वो आपके किसके हैं, तो आपके इंस्टाग्राम के हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम एक मोबाइल डेस्कटॉप और कह सकते हैं इंटरनेट आधारित आपका है, ठीक है ना। इसमें भी लोग फोटोसाजी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि 2010 में आपके किया गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर व्हाट्सएप की कौन है भाई, व्हाट्सएप बहुत चलाते हो ना आप लोग, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो जेम कुम, ठीक है, जेम कुम। व्हाट्सएप में जेम कुम और ब्रायन एक्सन, तो आपके व्हाट्सएप के हैं जेम कुम, ठीक है। ट्विटर के कौन है भाई, तो ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी, कौन है भाई, जैक डॉर्सी, ये आपके ट्विटर के हैं, याद रखिए ट्विटर के, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगले पॉइंट को आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, सर टिकटॉक वीडियो ऐप भी बनाते हैं। टिकटॉक तो खत्म हो गया, अब तो दूसरा कोई ऐप आ गया होगा, है ना। उतना उधर हम इतना टाइम नहीं दे पाते हैं टिकटॉक करने में। चलिए, ये यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यकर्ता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट कहा जाता है। यहाँ पर 112 में जवाब भरा जाएगा आपका डी भरेगा सर्वर, ठीक है। सर्वर यहाँ पर भरा जाएगा कि सर्वर एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक या क्लाइंट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा भरा जाएगा, डी नंबर आपका भरेगा। सर मैं ये कोई ऐप ही चलाती हूँ, ओनली यूट्यूब। बहुत ही अच्छे बालक हो आप। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वायरस, चलिए भाई वायरस आ चुका है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। चलिए बताइए भाई, वायरस का यहाँ पर बताना है कि वायरस का प्रकार आपका यहाँ पर नहीं है, कौन नहीं है, तो कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है। तो ये कंप्यूटर ये जो पीडीएफ है ये आपकी बिक्री के लिए नहीं है, ठीक है। पूरी एक बुक होगी, वो घटना चक्री होगी, वो आपकी बिक्री के लिए होगी। अगर पीडीएफ स्कैन हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम पे मैसेज दे देंगे कि भाई एक पीडीएफ आपकी तैयार हो गई है, तो उससे आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे अभी आपकी तैयार नहीं है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है आपसे 113 जवाब है, तो 113 का ऑप्शन आपको हो जाएगा डी नंबर। ये आपके डिस्क वायरस, ठीक है। कौन सा भाई, तो डिस्क वायरस ये कह सकते हैं कि आपकी एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, वहीं पर आपका बूट, जो आपका बूट सेक्टर आपका वायरस है ये आपका है, सिस्टम वायरस है, और फाइल वायरस ये आपके होते हैं, लेकिन डिस्क वायरस ये आपका नहीं होता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, यहाँ बोला कह रहा आपसे कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। तो भाई हार्ट अटैक क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अटैक, अर्थात हमला सतह अर्थात अटैक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, हमला सतह, या इसे बोलते हैं अटैक सरफेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, अटैक सरफेस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, क्या कह रहा है आपसे भाई, कह रहा है कि रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है। रे टॉमलिंसन का नाम सुना होगा आपने। रे टॉमलिंसन का आपके कौन है, तो रे टॉमलिंसन जो आपके हैं ये आपके कौन है, तो आपके सबसे पहला ईमेल भेजने वाला कार्य इन्होंने किया था, ठीक है। सबसे पहला ईमेल किसने भेजा था, रे टॉमलिंसन ने भेजा था, और रे टॉमलिंसन को ही ईमेल का जनक कहा जाता है। याद रहेगा ना, याद रहेगा। जो आपका जो ईमेल है ना, ईमेल का जन्मदाता वो आपके रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। क्लियर होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। इसमें से कौन सा एक उपाय नहीं है, नई शब्द दिया है ना, कौन सा ऐसा उपाय नहीं है जिससे एक वायरस जो आपका है वो आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला, प्रलेख और डीपीएस संचिकाएं बनाना, ठीक है। ये वाला जो आपको कह सकते हैं कि ये एक उपाय नहीं है, ठीक है, जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। अदर जो आपके हैं सभी कहीं ना कहीं दिक्कतें कर सकता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। बी वाला यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, काम आ जाएगा, क्योंकि एक साथ सब कुछ दे दिया गया है, ठीक है। देखो गेम वगैरह में होता ही है ना, कोई आपकी फोटो है तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। ईमेल आईडी में भी आपको दिक्कतें आती हैं, तो आपके यहाँ पर सभी होते हैं, लेकिन बी वाले में आपका ऐसा नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए, तो भाई ईमेल प्राप्त करने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल है ये उपयोग में लाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये आपके जो आपका होता है POP3, ठीक है, POP3 इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिए। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो POP3, ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक और होता है IMAP4, ये प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है ईमेल सर्वर से, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि कंप्यूटर विज्ञान में AASP का विस्तारित रूप क्या है, ठीक है। आपका दिया गया है A और S दिया है, ASP दिया है, ठीक है। ASP का विस्तारित रूप क्या होता है, तो एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है, पेज।
तो इस प्रकार से होगा। ये एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है। 18 का ऑप्शन आपका यहाँ पर दो चीज बनेगा, यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका बी वाला है आवेदन सेवा प्रदाता, और एक आपका कौन सा डी सक्रिय सेवक पृष्ठ, ये दोनों आपके होंगे। याद रखिए इसका जो जवाब है वो आपका दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, दोनों ही विकल्प आपके यहाँ पर सही होंगे। क्लियर है, दोनों ही आपके सही हैं, याद रखिएगा दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस आपका कौन सा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, देखो मनुष्य को तो प्रभावित नहीं करता है कंप्यूटर वायरस, कि भाई कंप्यूटर से निकल कर आई जाए मोटू पतलू की तरह, उसके बाद बॉडी में कार्टून बन जाए, है ना, तो वो तो आपका है नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर में ही दिक्कतें करता है, तो इस प्रकार से ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्राम को स्वयं के प्रतिलिपियां बना सके उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आपका चैप्टर आ गया, 10वां चैप्टर, ठीक है। और इससे भी देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संपादित अर्थात इंस्टॉल की है ना, उसमें नए खंड अर्थात वॉल्यूम बनाने और डिस्क को रूपांतरित तथा फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन या टूल का प्रयोग करेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई विंडोज 7 है, ठीक है, और अगर उसे आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बनाने और डिस्क को रूपांतरित अर्थात फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन का, किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो उसे फॉर्मेट करने के लिए जो प्रयोग करेंगे वह प्रयोग करेंगे आपके डिस्क मैनेजमेंट का। किसका करेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए सर दिल्ली पुलिस के लिए जीके करा दो, अरे पहले कंप्यूटर खत्म हो, जीके तो आपकी चली रही है, ठीक है, मैराथन तो चली रही हैं, अब आपको मैराथन ही क्लास मिलेंगी। चलिए यहाँ पर आपसे कह रहा है भाई, क्या कह रहा है आपसे कि 2016 में इंस्टॉल्ड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। यहाँ पर जो आपका 122 में भरा जाएगा वो आपका भरा जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका यहाँ पर भरा जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, या आपका जो स्लाइड मास्टर है, ठीक है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, स्लाइड मास्टर। अब पढ़िए, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर में स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों के लिए फॉर्मेटिंग, पोजीशनिंग और प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं। ये आपकी थ्योरी आपकी बन गई, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए जय हो कंप्यूटर की, जय हो कंप्यूटर की। चलिए अगला प्रश्न का आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर MS पावर पॉइंट, देखो यहाँ पर क्या भरा जाएगा उसको भी आप डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं, है ना, क्योंकि समय लगता है। फॉर्मेट पेंटर, चलो यहाँ पर आपका डी वाला भरा जाएगा, यहाँ पर डी वाला भरा जाएगा फॉर्मेट पेंटर। अब इसे पढ़ लीजिए, कह रहा है MS पावर पॉइंट में जो फॉर्मेट पेंटर आपको एक विषय से समस्त रूपांतर अर्थात फॉर्मेटों को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं। देखो 2020 के क्वेश्चन आपके कह सकते हैं क्या है, ये आपके सीधे बहुत बहुत कठिन है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, चलिए जब वो उबने लगना बता देना, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन 2020 के हैं भाई, तो दिक्कत आपको कर ही रहे हैं, ठीक है। 124 नंबर आपका दिया है, तो 124 नंबर में यहाँ पर देखो क्या भरा जाएगा, 124 वाले में भरा जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। ये आपका 2000 है कि आपका क्लूड ऑफिस 2019, ठीक है, यहाँ पर जो भरा जाएगा कि आपका क्लाउड ऑफिस 2019 में क्या है कि जब आप क्लाउड ऑफिस, ठीक है, जब आप क्लाउड ऑफिस 2019 का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अपडेटेड ऐप चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अपडेट्स सुधारकों को अनलॉक करता है और अति महत्वपूर्ण रूप से नवीनतम विशिष्टताएं और टूल्स जैसी उपलब्ध होते हैं उनका उपागमन करता है। तो इसका आपका डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो हमने यहाँ पर 150 लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं क्वेश्चन और भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 150 ही लिए हैं। चलिए 125 नंबर दिया है कि MS पावर पॉइंट में आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी का प्रतीक चिन्ह अर्थात जो लोगो है वो किसी प्रदत्त या प्रस्तुतिकरण में सभी स्लाइड के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई दे। ऐसा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस व्यू का प्रयोग करना है ना। जैसे मान लीजिए हमारा लोगो दिख रहा है ना, ये लोगो दिख रहा है, अगर इसको आप यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर आपको प्रस्तुत करना है, यहाँ पर आपको लगाना है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। तो 125 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्लाइड शार्टर का, ठीक है, किसका करेंगे, स्लाइड शार्टर का करेंगे। जैसे देखो इसको हमने उठा के यहाँ पर ले आए, इसको यहाँ ले आए, स्लाइड हो गया इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है 126, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्लेस डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका विशिष्ट करने के लिए आपको मेनू टैब पर जाना होगा। यहाँ पर 126 में जो जवाब भरा जाएगा वो आपको भरा जाएगा डी, ठीक है, कौन सा, डी। यहाँ पर इंसर्ट, यहाँ पर क्या भरेंगे भाई, तो आपका यहाँ पर भरा जाएगा इंसर्ट। मतलब आप पढ़िए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016
प्लेस अर्थात डॉक्यूमेंट में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा। ये आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 149 नंबर, कि कंप्यूटर के टूल्स जैसे जो आपका जैसे होता है ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, निम्नलिखित में से किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर 149 नंबर बताना है कि जो आपके दिए हैं है ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये किस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। तो ये जो आपके प्रोडक्ट हैं ये आपके हैं, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती हैं। देखिए अगर आप कोई नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो उस समय जो आपका डिफ़ॉल्ट रूप में जो वर्कशीट दिखने लगती हैं वो आपकी कितनी दिखने लगती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, कितने दिखने लगती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 दिखने लगती हैं। ठीक है, कितने दिखने लगते हैं, आपकी 3 बुक दिखने लगते हैं। ठीक है, और अधिकतम जो सीट हो सकती हैं 255 वर्कशीट हो सकती हैं एक साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि शॉर्टकट यहाँ पर दिया है पेस्ट कमांड के लिए। तो भाई पेस्ट ये बंजर वाला पेस्ट नहीं है, वो आपका कॉपी पेस्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेस्ट कमांड के लिए जो प्रयोग करेंगे किसका, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, ये करेंगे Ctrl+V का प्रयोग करेंगे, है ना, Ctrl+V का करेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है जो कि इस प्रकार से डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। और देखिए Ctrl+N का प्रयोग क्या होता है, एक नई फाइल बनाना हो तो Ctrl+N दबा दीजिए, एक नई फाइल बन जाएगी। अगर Ctrl+O दबाते हैं तो एक चयनित फाइल को खोलना हो, तो कोई चयनित फाइल है अगर चयन कर ली है तो खुल जाएगी। Ctrl+S होता है चयनित फाइल को सुरक्षित करना। Ctrl+P जो आपकी होती है प्रिंट करना। Ctrl+C चयनित फाइल या चित्र या टेक्स्ट की प्रतिलिपि बनाना तक कॉपी हो गया ना। V वाला आपको होता है, ये आपका होता है पेस्ट के लिए। ठीक है, Ctrl+Z होता है ये अंतिम आदेश को विफल करना, और Ctrl+E होता है कि टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं या बाएं मार्जिन के बीच में रखना होता है, Ctrl+E होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन। चलिए विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहते हैं। तो ऐसे स्क्रीन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो 152 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका होता है डेस्कटॉप। ठीक है, कौन होता है डेस्कटॉप, क्योंकि पूछा क्या गया है, पूछा गया है अंतिम समय, है ना, तो आपका यहाँ पर पूर्ण जो होता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपकी हमने यहाँ पर लिया था। ठीक है, काफी लंबी क्लास आपकी हो चुकी। चलिए सभी को राधे राधे, सभी को राधे।